माय चैनल ह्यूमैनिटी स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। द हड़प्पन सील is possibly the most distinctive artifact of हड़प्पन और इंडस वैली civilization। ये जैसे कि हड़प्पन सील का एक एग्जांपल है, तो ये जो सील है ये सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थी, यानी कि सबसे ज़्यादा अलग आर्ट की ऐसी चीज़ थी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। अब ये जो सील थी ये किससे बनी थी? पत्थर से बनी हुई थी, मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड सेटेटाइट। उस पत्थर का नाम क्या था? सेटेटाइट था। एंड सील लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। अब इस पे क्या होता था कि एनिमल्स बने होते थे, जैसे इसके ऊपर डियर टाइप का कुछ बना हुआ है तो ऐसे ही, या हॉर्स टाइप का, तो ऐसे ही बने होते थे एनिमल्स टाइप इन सील्स पे कुछ। एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडेसिफर्ड, और ऐसे साइंस थे जैसे कि इस सील में है जो कि अनडेसिफर्ड हैं, जिसका अभी तक मतलब पता नहीं चल पाया है कि उनके ऊपर क्या लिखा था। हम लोग उसको नहीं ट्रांसलेट कर पाए हैं अब तक। येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल। हमें ये चीज़, एक ग्रेट चीज़ जो है उन लोगों के बारे में पता चली who lived in the region from what they left behind। जो चीज़ें वो छोड़ के गए। अब हिस्ट्री तो यही है ना कि इंसान चले गए, बट जो चीज़ें वो छोड़ के गए हैं उनके चीज़ों से हमने उनके बारे में पता लगाया कि वो अपनी लाइफ कैसे बिताया करते थे। अब उन्होंने क्या क्या छोड़ा है? द हाउसेज, देयर हाउसेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, जो चीज़ें वो यूज़ किया करते थे। इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, क्योंकि ये आर्कोलॉजी का एविडेंस है, आर्कोलॉजी की चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स जो वो छोड़ के गए हैं, जिनसे हमको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता चली हैं एंड हाउ वी नो अबाउट दैट, कैसे हमें पता चला है। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कोलॉजिकल मटीरियल इज़ इंटरप्रिटेड। जो भी आर्कोलॉजी मिली, जैसे ये सील वगैरह मिली है, तो उससे हमारा क्या इंटरप्रिटेशन निकला है, एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज, एंड टाइम टू टाइम कैसे यही जो इंटरप्रिटेशंस है वो चेंज हुई हैं। Of course, there are some aspects of this civilization that are as yet unknown। अभी क्योंकि बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अगर ये डेसिफर हो जाएं तो हाँ, कल को हम और भी चीज़ें पता लगा सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आने वाले फ्यूचर में, एंड मे इवन रिमेन सो। बहुत सारी एक्सपेक्ट है जो पता लगाई जा सकती हैं इनके बारे में। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कल्चर टर्म यूज़ करा है। कल्चर का क्या मतलब है कि जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये सारे ही स्टाइल में थोड़े से अलग हैं, ठीक है, सारे ही डिस्टिंक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से मिले हैं एंड सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स। अब हड़प्पन कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इनमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स की चीज़ें आ रही हैं? सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से थी। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स वर फ्रॉम द एरियाज एज फार एज अफ़गानिस्तान, जम्मू एंड बलूचिस्तान, यानी कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स। अब नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर। अब इसका क्या नाम रखा गया? हड़प्पा। अब ये एक ऐसी पहली साइट थी जहाँ पे ऐसी यूनिक कल्चर की चीज़ें हमें मिली थी। वॉज डिस्कवर्ड, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कवर करी गई पहली बारी। द सिविलाइजेशन इज़ डेटेड बिटवीन 2600 सी एंड 1900 BC के बीच में इसको डेटेड किया गया। देयर वर अर्ली एंड लेटर कल्चर। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के दो थे,
एक थे अर्ली और एक थे लेटर। ऑफन नोन एज अर्ली हरप्पन्स एंड लेट हरप्पन्स इन द सेम एरिया, जो कि सेम एरिया में आके रहे। पहले अर्ली रहे, उसके बाद फिर वो हट गए, तो फिर दूसरे लेट हरप्पन्स आए और वो सेम ही जोग्राफिकल एरिया में विदिन मिले, और वहीं से ही उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वही मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन कल्चर। मैच्योर क्यों? क्योंकि इनके जिस तरीके के आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थे, इस वजह से इस सिविलाइजेशन को मैच्योर कहा जाता था, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर। बाकी कल्चर से इसको अलग बनाने के लिए इसको मैच्योर हरप्पन कल्चर बोला जाता है। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन कल्चर। अब हरप्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कल्चर टर्म यूज़ करा है। कल्चर का क्या मतलब है कि जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये सारे ही स्टाइल में थोड़े से अलग हैं, ठीक है, सारे ही डिस्टिंक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से मिले हैं एंड सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स। अब हरप्पन कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इनमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स की चीज़ें आ रही हैं? सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें जो थी हरप्पन सिविलाइजेशन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से थी। And these objects were from the areas as far as अफ़गानिस्तान, जम्मू एंड बलूचिस्तान, यानी कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से मिले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स। अब नेम्ड आफ्टर हरप्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर। अब इसका क्या नाम रखा गया? हरप्पा। अब ये एक ऐसी पहली साइट थी जहाँ पे ऐसी यूनिक कल्चर की चीज़ें हमें मिली थी। वॉज डिस्कवर्ड, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कवर करी गई पहली बारी। द सिविलाइजेशन इज़ डेटेड बिटवीन 2600 सी एंड 1900 BC के बीच में इसको डेटेड किया गया। देयर वर अर्ली एंड लेटर कल्चर। अब हरप्पन सिविलाइजेशन के दो थे, एक थे अर्ली और एक थे लेटर। ऑफन नोन एज अर्ली हरप्पन्स एंड लेट हरप्पन्स इन द सेम एरिया, जो कि सेम एरिया में आके रहे। पहले अर्ली रहे, उसके बाद फिर वो हट गए, तो फिर दूसरे लेट हरप्पन्स आए और वो सेम ही जोग्राफिकल एरिया में विदिन मिले, और वहीं से ही उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वही मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन कल्चर। मैच्योर क्यों? क्योंकि इनके जिस तरीके के आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थे, इस वजह से इस सिविलाइजेशन को मैच्योर कहा जाता था, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर। बाकी कल्चर से इसको अलग बनाने के लिए इसको मैच्योर हरप्पन कल्चर बोला जाता है। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हरप्पन्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब मैच्योर हरप्पन्स जो थे वो पूरे तरीके से जब वो सेटल हुए हरप्पा में, तो वहाँ पे पहले से ही कुछ कल्चर एग्जिस्ट करता था जो कि था अर्ली हरप्पन्स का बेसिकली, जो कि मैच्योर हरप्पन्स अब आए थे 2600 टू 1900 BC। तो प्रायर टू 2600 देयर वर अर्ली हरप्पन्स लिविंग एट दैट प्लेस। अब ये जो कल्चर्स थे इनकी ख़ास बात क्या थी? इनकी ख़ास बात थी डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पॉटरी। यहाँ पे अलग तरीके की पॉटरी मिली थी, ऐसी नॉर्मल पॉटरी नहीं थी, इट वाज डिस्टिंक्टिव। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट्रोलिज्म। अब यहाँ के बारे में हमको कैसे पता चला? एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हैं यहाँ पे, पशुपालन के एविडेंस थे, एंड सम क्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट से ही तो हमें पता चला कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की डिस्टिंक्टिव पोइट्री बनती थी। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल्स। अब ये क्या था कि हरप्पन सिविलाइजेशन की ज़्यादातर जो सेटलमेंट थी वो छोटी थी और वहाँ पे हमको बड़ी बिल्डिंग्स के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हरप्पन्स एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब जो मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन थी और अर्ली हरप्पन यानी 2600 के प्रायर जो आई थी सिविलाइजेशन, उनमें ब्रेक थी। एविडेंट फ्रॉम अ लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स।
बर्निंग एट सम साइट्स, क्योंकि कई साइट से हमें जलने के मिलते हैं एविडेंसेस, एज वेल एज अबंडनमेंट ऑफ सम सेटलमेंट। जलने की वजह से कई सेटलमेंट जो है वो पूरे तरीके से अबंडन हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई थी। Subsistence strategies. If we look at the map 1 and map 2, you will notice that mature Harappan culture developed in the some areas occupied by the early Harappan cultures. अब जो mature हरप्पन के लोग थे वो भी उसी एरियाज़, जोग्राफिकल सेम एरियाज़ में डेवलप हुए थे जहाँ पे अर्ली हरप्पन कल्चर था, यानी कि जहाँ पे अर्ली हरप्पन के लोग जो थे वो रहा करते थे। These culture also shared सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। इन कल्चर्स में भी सर्टेन थे। ऑब्वियसली जो मेच्योर हरप्पन थे वो एडवांस कल्चर था थोड़ा सा, अर्ली हरप्पन जो था वो बेसिक था, बट इनके सिमिलर कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे, इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या होता है कि अपना सर्वाइवल चलाने के लिए वो कैसे खाना प्रोक्योर करते थे, कैसे चीज़ें लाते थे। द हरप्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। हमको जो है पता चला है आर्कोलॉजिस्ट को कि हरप्पन जो थे बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स खाया करते थे, इंक्लूडिंग फिश यानी कि उस टाइम पे हुआ करती थी, ये भी पता चला है। आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम द फाइंड। अब ये कैसे पता चला है? एक जला हुआ ग्रेन का एविडेंस हमको मिला है जो कि ब्लैक एंड था और जिसके टाइम पीरियड से पता लगाया है कि वो हरप्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था। तो इससे हमको पता चला कि हाँ भाई उस टाइम पे ये इस तरीके के भी ग्रेन्स वगैरह या फिर फिश अवेलेबल थे। एंड ये कैसे पता चला? दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटानिस्ट जो कि प्लांट रिमेन्स में स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बताया है कि ये जो बर्नड ग्रेन मिला है यानी कि चार्ट ग्रेन मिला है वो हरप्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। ग्रेन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, यानी कि इन चेयर्ड ग्रेन्स के एविडेंसेस आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम द साइड्स ऑफ गुजरात की साइड से हमें चेयर्ड मिलेट्स के मिले हैं। फाइंड ऑफ राइस वॉज रिलेटिवली रेयर। अब हरप्पन सिविलाइजेशन से चावल का जो एविडेंस है वो हमें नहीं मिला है, बहुत रेयरली मिला है जगहों से। अब ग्रेन्स की हमने बात कर ली, प्लांट्स की हमने बात कर ली कि कौन कौन से प्लांट्स वो खाया करते थे। अब एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड कैटल, शीप, गोट, मतलब इन एनिमल्स की हमें हड्डियाँ मिली हैं। बफेलो, पिग। स्टडीज डन बाय आर्कियोजोलॉजिस्ट। अब प्लांट्स रिमेन की स्टडी किसने करी थी? आर्कियोबोटानिस्ट ने। और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जो एनिमल रिमेन्स की करते हैं उनको कहते हैं आर्कियोजियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने स्टडी करके बताया कि इन एनिमल्स की मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। अब कैसे पता चलता है कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था या फिर उनको खाया जाता था या फिर उनको मारा जाता था? ठीक है, तो क्या होता है कि हड्डियों पे अगर कोई निशान नहीं है तो यानी उनका पशुपालन होता था। अगर उन पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट का निशान है, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट से उनको मारा गया होगा उस टाइम पे, या उनकी हड्डी पे कुछ निशान है, तो उससे पता चलता है कि हाँ इनको हंटिंग गैदरिंग के लिए पर्पस के लिए करा गया होगा और इनको मार के खाया जाता होगा। तो उसकी स्टडी से आर्कियोजोलॉजिस्ट ने बताया है कि उस टाइम पे ये जो एनिमल्स थे उनको पाला जाता था यानी डोमेस्टिकेट किया जाता था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स की भी स्पीशीज़ वहाँ पे मिली है। We do not know whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. अब ये क्लियर नहीं है कि हरप्पन जो थे वो खुद जाके इन एनिमल्स को मारते थे या फिर वो किसी हंटिंग कम्युनिटी से इन एनिमल्स को ख़रीदा करते थे या लिया करते थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल वर ऑल्सो फाइंड। अब उस टाइम पे हमको फ़िश और फाउल की भी बोन्स मिली हैं, यानी बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स और ग्रेन और एनिमल्स जो थे वो खाया करते थे हरप्पन्स। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। नाउ एग्रीकल्चर का अब हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें एविडेंसेस मिले हैं चेयर्ड ग्रेन्स के।
ठीक है। विद द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन। हमें कहाँ से पता चला कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी? क्योंकि ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं। अब सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टास्क था वो ये था कि रिकन्स्ट्रक्ट करना उनकी एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस किया करते थे, ये चीज़ जो थी वो रिकन्स्ट्रक्ट करनी हड़प्पा के बारे में मुश्किल थी। वर द सीड्स ब्रॉडकास्ट ऑन द प्लोड लैंड। क्या प्लोड लैंड पे वो सीड्स लगाया करते थे? रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन। अब ये तो है सील्स से, जैसे कि ये सील है एक टेराकोटा बुल की, तो टेराकोटा बुल की जो सील मिली है उससे हमें ये पता चला है कि लोग जो थे उस टाइम के बुल को जानते थे, यानी उनको पता था कि हाँ बुल होगी उस टाइम पे। तो क्या वो मतलब कि प्लॉट फील्ड्स भी फिर वो यूज़ किया करते होंगे उस टाइम पे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वाज यूज्ड फॉर प्लोइंग। तो उस चीज़ से, इस टेराकोटा मॉडल से आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि वो जो है वो प्लोइंग करने के लिए ऑक्सन को यूज़ करा करते होंगे। मोर terracotta model of the plow have been found at sites in चोलिस्तान एंड बनावली। यहाँ के जो हैं मॉडल्स मिले हैं, टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं चोलिस्तान में और बनावाली में, जो कि हरियाणा। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंसेस ऑफ द प्लोड फील्ड। उनको प्लोड फील्ड के भी एविडेंसेस मिले हैं ऑलरेडी इन कालीबंगन, एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल। अर्ली हड़प्पन लेवल यानी कि बिफोर 2600 लेवल से ये जो थे फील्ड्स कनेक्टेड थे। द फील्ड्स हैड 2 सेट्स। अब ये जो फील्ड हमें मिले कालीबंगन में, ये 2 सेट्स में बंटे हुए थे ऐसे। इसका क्या मतलब था? राइट एंगल्ड में 2 सेट्स में बंटे थे। इसका मतलब था कि एक ही साथ में 2 फसलें उगाई, 2 क्रॉप की फसलें उगाई जाती थी एक ही टाइम पे। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ furrows at right angle to each other, suggesting that 2 crops have been grown together। ठीक है, 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाइड टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। ये भी पता करने की कोशिश करी आर्कियोलॉजिस्ट ने कि कौन से जो टूल्स थे वो फसल काटने के लिए काम में आते थे। क्या हड़प्पन जो थे वो स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे फसल को काटने के लिए विद वुडन हैंडल्स, या फिर वो मेटल के टूल्स यूज़ किया करते थे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। सेमी एरिड कौन सी होती है? जो ड्राई होती है और जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो अब बहुत कम बारिश होती है तो फसलों को पानी देने के लिए उनको इरिगेशन का भी करना पड़ता होगा, वाटर रिक्वायरमेंट भी होती होगी। ठीक है, वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड, इरिगेशन की नीड होती है सेमी एरिड एरियाज में। नाउ ट्रेजेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ शोटुगाई। हड़प्पन साइट जो थी शोटुगाई, वहाँ से हमको कैनाल्स के मिले हैं ट्रेसेस जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे, बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध साइड पे नहीं मिलते हैं, शोटुगाई साइड पे मिलते हैं। इट इज़ पॉसिबल डैट एंशियंट कैनाल सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। अब ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस है कि जो कैनाल्स हैं वो पहले से ही फिलअप हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने थे। इट इज़ लाइकली डैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल वॉज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। अब ये था लाइकली कि पानी जो है वो वेल से लिया जाता होगा उस टाइम पे इरीगेशन पर्पस के लिए। बिसाइड्स वाटर रिजर्वॉयर्स का एविडेंस कहाँ पे मिला है? धोलावीरा में मिला है जो कि गुजरात में है। एंड मे हैव यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे जो है पानी स्टोर करके रखा जाता होगा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मोहिंजोदारो और अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट। अब सबसे ज़्यादा जो यूनिक फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ये था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे अर्बन सेंटर्स थे। अर्बन सेंटर यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सेंटर्स थे हड़प्पा में। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर। ऐसे ही एक सेंटर पे अब हम नज़र अपनी घुमाते हैं जो कि है मोहिंजोदारो। मोर क्लोजली, इसको और ज़्यादा क्लोजली देखते हैं। ऑल्दो मोहिंजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट। वेल नोन साइट यानी कि सबसे जो सिविलाइजेशन वाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट साइट थी, अर्बन थी, वो थी मोहिंजोदारो। द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस फर्स्ट साइट को डिस्कवर करा था वो थी हड़प्पा, बट अगर हम लोग बेस्ट कहें अर्बन चीज़ों को लेके तो वो थी मोहिंजोदारो। अब द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन।
अब ये जो था मोहनजोदारो, ये 2 सेक्शंस में बंटा हुआ था, ठीक है। वन स्मॉलर बट हायर, एक जो था वो स्मॉलर था बट लंबा था ऐसे, एंड अदर द मच लार्जर बट लोअर, दूसरा जो पार्ट था वो छोटा था बट ऐसे था, लंबा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेटेड एज सिटाडल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, इसको नाम दिया गया सिटाडल और इसको नाम दिया गया था लोअर टाउन, ठीक है। द सिटाडल owes its height to the fact that the buildings were constructed on the mud brick platform। सिटाडल जो था वो इतना ज़्यादा लंबा था इस फैक्ट से कि इसकी जो बिल्डिंग थी वो किस पे टिकी हुई थी, मड के प्लेटफॉर्म पे टिकी हुई थी। इट वॉज वॉल्ड, ये अलग था, सेपरेट था, वॉल थी बीच में दोनों की, विच मीन्ड इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, जिसका मतलब है कि बीच में दोनों की दीवार थी और जो था दोनों आपस में फिजिकली वॉल के थ्रू सेपरेटेड थे। अब लोअर टाउन जो था वो भी वॉल्ड था, वो भी था अलग से, ठीक है, सेपरेटेड था। नाउ सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। अब लोअर टाउन का क्या था, ये जैसे ये लोअर टाउन है तो इसकी कई बिल्डिंग्स जो थी वो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, विच सर्व्ड एज फाउंडेशन, जो कि एक फाउंडेशन की तरह सर्व्ड हुआ। ये कैलकुलेट हुआ था कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लेबर्स लगे होंगे, बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हुई होगी लेबर्स की। नाउ कंसिडर समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस, अब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया है। एक प्लेटफॉर्म सेटअप करने का मतलब है कि बिल्डिंग भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो अब जो बिल्डिंग है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही बनेगी, अगर प्लेटफॉर्म जैसे सेटअप हुआ उसके ऊपर ही उतने ही फिक्स्ड एरिया में जो है बनेगी। अब ये ऐसी बिल्डिंग्स का एग्जांपल हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ दिखाती है कि द सेटलमेंट्स वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब है कि पहले प्लानिंग हुई होगी कि बिल्डिंग किस तरीके से बनानी है और फिर उसको बनाया होगा, फिर से उस तरीके को इम्प्लीमेंट करा होगा। नाउ अदर साइंस ऑफ प्लानिंग, अगर उन्होंने इस चीज़ की प्लानिंग करी है कि कैसे बनानी है और फिर इम्प्लीमेंट करा है तो बाकी चीज़ें भी प्लान हुई होंगी, जैसे कि ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड, ये भी डिसाइड हुआ होगा कि ब्रिक्स कौन से तरीके की यूज़ करनी है, सन ड्राइड यूज़ करनी है या फिर बेक्ड यूज़ करनी है। स्टैंडर्डाइज रेशियो भी हुआ होगा डिसाइड कि ब्रिक इतनी होनी चाहिए या फिर इतनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। वेयर द लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 टाइम एंड ट्वाइस द हाइट, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो ट्वाइस होगी, ट्वाइस द हाइट होगी, 4 टाइम्स होगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसे यूनिक क्वालिटी की, डिस्टिंक्टिव क्वालिटी की जो ब्रिक्स थी वो यूज़ हुई थी, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को दिखाता है, जो कि बेसिकली अर्बन थी। इन्हीं मामलों की वजह से अर्बन थी, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग पहले होती थी और बाद में बिल्डिंग्स इम्प्लीमेंट होती थी। नाउ लेइंग आउट ड्रेन्स, अब जो सबसे ज़्यादा अलग फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ये था कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा प्लान्ड था, अर्बन था, बहुत ज़्यादा यूनिक था। नाउ इफ़ वी लुक एट अ प्लान ऑफ अ लोअर टाउन वी विल नोटिस डैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स, अब अगर हम लोग लोअर टाउन के बारे में ध्यान से पढ़े तो हमें पता चलता है कि वहाँ की जो रोड्स थी और वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी उनको ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। ग्रिड पैटर्न यानी कि राइट एंगल पे जैसे जो इंटरसेक्ट करे, ऐसे होता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है, जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता हो, ऐसे स्ट्रीट्स और रोड्स जो थी वो बनाई गई थी। नाउ इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद द ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट, ऐसा देखा गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ जानी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि वहाँ पे स्ट्रीट्स जो थी ड्रेन्स के साथ वो पहले बनाई गई थी, यानी कि गलियाँ पहले बनाई हुई थी, और उसके साथ ही हाउसेस जो थे वो उनके साथ ड्रेन के साथ स्पेशली बनाए गए, जो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग का काम है और बहुत ज़्यादा अर्बन चीज़ें दिखाता है इस सिविलाइजेशन के बारे में। नाउ इफ़ डोमेस्टिक वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि हर एक घर का जो है पानी गंदा आता है अगर वो फ्लो होता है स्ट्रीट ड्रेन के साथ, इसका मतलब है कि हर एक घर की जो दीवार होगी, एटलीस्ट एक दीवार जो होगी वो स्ट्रीट से जुड़ी हुई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम को दिखाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि अलग थी बाकी सिविलाइजेशन से।
डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। द लोअर टाउन ऑफ द मोहिंजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब जो लोअर टाउन होता था वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, यानी कि जहाँ पे लोग रहा करते थे उस टाइम पे। मैनी वर्ड सेंटर ऑन अ कोर्टयार्ड, यानी कि बीच में एक ग्राउंड टाइप होता था और साइड में ऐसे रूम्स होते थे छोटे छोटे, मान लो, ठीक है। बीच में ग्राउंड के साथ ही सेंटर्ड होते थे ज़्यादातर घरों में। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। अब ये जो था ये मेन एक्टिविटीज़ का एक सेंटर था जहाँ पे महिलाएं जो है वो खाना बनाया करती थी या फिर वीविंग की एक्टिविटीज़ टेक प्लेस होती थी उस टाइम पे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड द ड्राई सीजन। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग ग्राउंड में स्पेशली रहा करते थे। कोर्टयार्ड बीच में होता ही था घर में। अब एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर पता चलता है हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो ये है कि वो लोग जो थे प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, क्योंकि किसी भी घर में से कोई भी विंडो का एग्जाम्पल नहीं मिला है, कोई भी विंडो नहीं मिली है अलोंग द ग्राउंड लेवल, कि लोग जो है जैसे विंडो के थ्रू देख लेते हैं कि किसी के घर में क्या चल रहा है, तो उनके घरों में कोई भी विंडो नहीं मिली है, जो कि इस फैक्टर को दिखाता है कि वो लोग प्राइवेसी को लेकर कितने ज़्यादा कंसर्न थे। नाउ बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द एंटायर कोर्टयार्ड। अब जो मेन एंट्रेंस होती थी ना, जो घर का दरवाज़ा होता था, वो भी इस तरीके से बनाया गया था कि वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था कि घर के अंदर क्या हो रहा है। कोई भी बंदा नहीं देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा है घर के, ठीक है। नाउ एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। हर एक घर का अपना बाथरूम हुआ करता था उस टाइम पे भी। तो मान लो कि ये सेटलमेंट जो थी, ये सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा अर्बन थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी। पेव्ड विद द ब्रिक्स, जिनकी ब्रिक्स लगी हुई थी। बाथरूम भी पूरा ज़्यादा मतलब बना हुआ था सेपरेटली। नाउ विद ड्रेन्स कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट। अभी हमने पढ़ा था कि हर एक घर की जो एक दीवार थी वो जुड़ी हुई थी स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ, ताकि जो ड्रेन्स हैं वो फ्लो हों, ठीक है। नाउ सम हाउसेज हैव द रिमेन्स ऑफ द स्टेयर केसेस। कई हाउसेज में स्टेयर केसेस के भी, यानी कि सीढ़ियों के भी मिले हैं एविडेंसेस टू रीच द सेकेंड स्टोरी और द रूफ, छत पे जाने के लिए या फिर दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए यूज़ करते होंगे जो। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, कईयों से कुओं के भी एग्जाम्पल मिले हैं, कुओं के एविडेंसेस मिले हैं। ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कि ऐसे रूम्स में एविडेंस मिले हैं जो कि इजीली बाहर का बंदा भी यूज़ कर पाएगा। नाउ परहैप्स यूज बाय द पासर बाय, आता जाता कोई भी बंदा जिसको प्यास लगी है वो भी यूज़ कर सकता था उन वेल्स को। नाउ स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट टोटल नंबर ऑफ द वेल्स इन द मोहिंजोदारो वॉज अबाउट 700। तो स्कॉलर्स ने ये एस्टिमेट करा है कि हाँ, करीबन करीबन अगर बिल्डिंग्स की बात है तो करीबन करीबन 700 कुएं होंगे उस टाइम पे मोहिंजोदारो में। नाउ दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।